अभी हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्या कहते हैं दर्पण का ध्रुव और वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, फोकस बिंदु। अब हम लोग पढ़ेंगे फोकस दूरी। क्या पढ़ेंगे? फोकस दूरी। फोकस दूरी ये क्या होता है? ये भी कुछ नहीं है कि ये हमने कहा अवतल दर्पण हो गया, आपने कहा सर ये ध्रुवी हो गया, ये वक्रता केंद्र C हो गया, ये फोकस पॉइंट F हो गया। तो फोकस बिंदु F से ध्रुव P तक की दूरी क्या दूरी कहलाती है? स्मॉल f फोकस दूरी। यही तो आप लिखेंगे कि किसी गोलीय दर्पण के किसी गोलीय दर्पण के ध्रुव P तथा फोकस बिंदु F है। तो किसी गोलीय दर्पण ध्रुव P तथा फोकस बिंदु F है के बीच की दूरी फोकस दूरी स्मॉल f कहलाती है। फोकस बिंदु को कैपिटल F और फोकस दूरी को स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। ये हो गया। चलो ठीक है, थोड़ा इसको हम लोग थोड़ा और डीपली थोड़ा जान लेते हैं। ठीक, इसको हम लोग थोड़ा और डीपली यहीं पे सीख लेते हैं, बाकी हम लोग आगे भी प्रूफ वगैरह करेंगे। देखो मैंने कहा ये ध्रुव P है, ये फोकस पॉइंट F है, वक्रता केंद्र C है। देखो आपको पता है कि सही C से P तक की दूरी को बोलते हो कैपिटल R ना, तो यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या R। और फोकस बिंदु F और ध्रुव P के बीच की दूरी कहलाती है स्मॉल f फोकस दूरी। तो जितना दूरी ये होता है उतना दूरी ये भी होता है, यानी जितना मतलब कि CF है, CF के बराबर FP होता है, CF के बराबर FP। तो जितना ये उतना ये, अगर ये स्मॉल f है तो ये भी क्या होगा? स्मॉल f। अर्थात ये हुआ कि सजी CP बराबर CF प्लस FP। CP R है, CF है कितना है सजी? F है, और FP कितना है? F है। अर्थात R बराबर 2F। अर्थात किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के 2 गुना होती है। आप लिख सकते हो क्या कि किसी गोलीय, या ऐसे लिखो किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या, किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के 2 गुनी होती है। अब इतना पॉइंट लिख लिए, इसको पॉइंट आप नोट में स्टार बना करके लीजिए कि किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी के 2 गुनी होती है। यहाँ शब्द क्या डाल दो? उसकी। ठीक है, उसकी फोकस दूरी के 2 गुनी होती है, दर्पण की फोकस दूरी के 2 गुनी होती है। ठीक, अब इसी को देखो एक और तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, वो ये है, आपने कहा सर जी R बराबर 2F, यानी वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के 2 गुना होती है। तो अगर यहाँ F से F का सब्जेक्ट बना के जो चीज़ गुणा होती है नीचे आने पर भाग में, तो F बराबर R/2। इसका मतलब क्या हुआ कि सर जी आप लोग लिख लेना अच्छे से कि फोकस, किसी दर्पण की फोकस दूरी, किसी दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या को कैपिटल R। ठीक है, तो किसी दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या R के आधी होती है। क्या होती है? आधी होती है। जैसे मैं बोलूं कि 10 का 2 गुना, तो इसका मतलब क्या हुआ? आप बोलोगे सर जी 20, और 20 का आधा, तो इसका मतलब क्या हुआ? 10। तो इसका ये मतलब हुआ कि सर जी ये F है और ये R है, तो R फोकस दूरी के 2 गुना है। ठीक, तो R क्या है? फोकस दूरी का 2 गुना है, और F क्या? वक्रता त्रिज्या का आधा है। R क्या है? फोकस दूरी का 2 गुना, तो F का R क्या होगा? आधा होगा। ठीक, तो F R का क्या होगा? आधा होगा। ठीक है, ऐसे इसको भी नोट कर लो।
अब हम लोग आते हैं फोकस तल। तो ये फोकस तल क्या है, अब हेडिंग डालिएगा फोकस तल। क्या लिखोगे, फोकस तल। अब देखो फोकस तल क्या होता है कि आप लोगों ने देखा था कि ये था दर्पण और ये दर्पण का ध्रुव क्या था, P था, और ये पॉइंट फोकस पॉइंट F था, ये वक्रता केंद्र C था। अब ये कौन सी रेखा है, आप बोलते हो सर ये मुख अक्ष है, ये क्या है, मुख अक्ष है। तो ये मुख अक्ष के लंबोतल ये होगा ना, यही होता है फोकस। तो मुख अक्ष के लंबोतल को फोकस तल कहते हैं। तो आप लिखेंगे किसी दर्पण के मुख अक्ष के लंबवत तल को फोकस तल कहते हैं। क्या कहते हो, फोकस तल कहते हो। क्या कहोगे भाई, बोलो ना, फोकस तल बोलोगे कि नहीं? आप बोलो जी सर जरूर। चलो ठीक है, फोकस तल भी हो गया, बहुत बढ़िया। अब हम लोग पढ़ते हैं द्वारक अभिलंब। ठीक, तो पहले आओ हम लोग देखते हैं अभिलंब। किसे, ये अभिलंब क्या है, अभिलंब जिसको बोलते हो नॉर्मल। क्या बोलते हो, नॉर्मल। देखो आपने कहा था सर ये समतल दर्पण है, अगर ये आपतित प्रकाश किरण हो तो बीचों बीच यहाँ पे एक लाइन खींचते, इसे क्या बोलते थे, अभिलंब। और ये परावर्तित किरण, तो जितना कोण आई होता था उतना कोण आर होता था, तो ये लाइन क्या कहलाती थी, अभिलंब। तो अच्छा ये बताओ कि अगर ये गोली दर्पण है, ठीक, ये क्या है, ये गोली दर्पण है, ठीक, ये गोली दर्पण है। अब आपने कहा ये फोकस, आपने कहा ये ध्रुवी है और ये वक्रता केंद्र C है, ये ध्रुवी है और ये वक्रता केंद्र C है, और ये फोकस पॉइंट F है। ठीक, तो अगर कोई प्रकाश का मुख अक्ष के समांतर ऐसे आएगी, तो जब जाने से पहले वो कोण बनाकर जाती है, ऐसे आती थी, तो अभिलंब के साथ जितना कोण बनाती उतना ही परावर्तित किरण अभिलंब के साथ कोण बनाती थी, जितना आपतित किरण बनाती थी। तो इसका ये जो होता है, ये जो वक्रता केंद्र C से कोई रेखा खींचते हो ना दर्पण पे, ये अभिलंब कहलाती है। तो यहाँ पर अभिलंब क्या है ये, और ये कहाँ से पूछा जाएगी, फोकस जितनी दूरी से आई आपतन कोण से उतने परिवर्तन कोण आज से वापस से चली जाएगी। तो अब इसी को हमको लिखना है। क्या लिखना है, आप लोग लिखिएगा कि किसी दर्पण के वक्रता केंद्र से किसी दर्पण के वक्रता केंद्र से किसी दर्पण के वक्रता केंद्र से दर्पण पर, कहाँ, दर्पण पर खींची गई रेखा क्या, अभिलंब कहलाती है। दर्पण पर खींची गई रेखा क्या कहलाती है, अभिलंब कहलाती है। क्या कहलाती है, अभिलंब कहलाती है। क्या कहलाती है, अभिलंब कहलाती है। ठीक है, ये कौन सी लाइन है, ये अभिलंब लाइन है। अर्थात अगर जैसे ये देखो, समझो थोड़ा सा, अगर ये गोली दर्पण हो गया, ये वक्रता केंद्र C हो गया, तो ये सब क्या है रेखा, ये सब के सब अभिलंब, 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 ये सब क्या है, अभिलंब, ये सब क्या है, अभिलंब है। इसका मतलब कोई प्रकाश ऐसे आएगी तो ऐसे वापस जाएगी, इसका मतलब कोई प्रकाश ऐसे आएगी तो ऐसे वापस चली जाएगी, क्योंकि जितना कोण आपतन कोण आई होगा उतना परिवर्तन कोण आर होगा। तो आप अभिलंब भी हमको लगता है आप समझ गए हो। ठीक, अब हम लोग पढ़ते हैं द्वारक, रेडियस ऑफ अपर्चर, जिसको बोलते हो ना द्वारक, दर्पण का द्वारक। तो देखो द्वारक होता क्या है, ये गोली दर्पण है। आपने कहा हाँ सर जी, ये क्या है, ये गोली दर्पण है। तो आप कहते हो कि सर जी ये गोली दर्पण था, हमने कहा चलो ठीक है। अब मैंने कहा चलो इतना भाग काट दो, तो जब आपने इतना भाग काट दिया तो ये कैसे दिखाई देगा, आपको पता है? ये आपको कैसे दिखाई देगा, ये आपको ऐसे दिखाई देगा, ये ऐसे दिखाई देगा ना, क्योंकि ये क्या था, ये गोली दर्पण था ना, ऐसे ये ऐसे करके गोली दर्पण था। तो आपने इतने भाग को काट दिया तो ये ऐसे दिखाई नहीं देगा, ऐसे दिखाई देगा। ठीक,
तो देखो होता क्या है, यहाँ पर आपने कहा वक्रता केंद्र सी है, तो वक्रता केंद्र सी से यहाँ जो आप रेखा खींचते हो ना, ये वक्रता त्रिज्या आर कहलाती है। क्या कहलाती है? आर। और जो यहाँ पर ये पॉइंट होता है ना, ये जो पॉइंट होता है और ये जो रेखा होती है ये द्वारक कहलाती है। ये क्या कहलाती है? द्वारक। इसका कर्वनेस ये जो है ये क्या कहलाती है? ये द्वारक। तो यहाँ से यहाँ तक लाइन क्या कहलाती है? दर्पण का द्वारक, अर्थात गोली दर्पण का ये जो आप इसको कह सकते हो ना, ये अगर इसको यहाँ तक आप बढ़ाओगे यहाँ तक, तो ये भी क्या कहलाएगा? वक्रता त्रिज्या आर। और ये भी क्या कहलाएगा? वक्रता त्रिज्या आर कहलाएगा। तो दर्पण का द्वारक क्या है? तो दर्पण का द्वारक यही है। ये क्या है? ये दर्पण का द्वारक अर्थात गोली दर्पण का जो आप कह सकते हो यहाँ से यहाँ तक ये एक सेकंड ऐसे आप लाइन खींच दिए, तो ये जो पॉइंट जा रही है ना, ये क्या कहलाएगा? दर्पण का द्वारक। ये जो लाइन जा रही है, ठीक। तो इसको परिभाषा लिखने की जरूरत वगैरह ना है, ठीक है ना, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हम लोग आते हैं किस पर कि प्रतिबिंब बनने के नियम। जब प्रतिबिंब बनने के नियम को पढ़ लेंगे, फिर पढ़ेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, फिर उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो हेडिंग लगाइएगा कि इमेज फॉर्मेशन यानी प्रतिबिंब बनने के नियम, इमेज फॉर्मेशन, प्रतिबिंब बनने। तो लॉ ऑफ इमेज फॉर्मेशन क्या लिखोगे? लॉ ऑफ इमेज फॉर्मेशन, प्रतिबिंब बनने के नियम। हिंदी लिख लेना, प्रतिबिंब बनने के नियम। अब देखो 3 नियम है। पहला नियम क्या है? इधर हम बनाएंगे अवतल दर्पण के लिए और इधर हम बनाएंगे उत्तल दर्पण के लिए। इधर हम किसको बनाएंगे? उत्तल दर्पण के लिए। आपने कहा सर जी ये पॉइंट P होता है और ये पॉइंट क्या होता है? F, और ये पॉइंट C होता है। और हमने भी कहा चलो ठीक है बेटा, ये पॉइंट P होता है, ये पॉइंट F होता है, ये पॉइंट C होता है। क्यों? क्योंकि इसका गोली दर्पण अगर ये हुआ तो इसका वक्रता केंद्र यहाँ होगा, और ये अगर गोली दर्पण ये हुआ तो इसका वक्रता केंद्र कहाँ होगा? यहाँ होगा, ठीक। तो अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र बाईं ओर और उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र दाईं ओर। उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र कहाँ होगा? दाईं ओर होगा। अब देखो पहला नियम क्या कहता है कि प्रकाश की अगर मुख अक्ष के समांतर जाती है तो कहाँ से गुजर जाएगी? ये फोकस से गुजर जाती है। ये पहला नियम कहता है। इसमें भी प्रकाश के मुख अक्ष के समांतर जाएगी तो ये फोकस से आ जाती हुई अर्थात लौटती हुई प्रतीत होती, आती हुई प्रतीत होती है। अब इसी को लिखना है कि पहला नियम से मुख अक्ष के समांतर आई, फोकस से गुजर गई। इसमें मुख अक्ष के समांतर आई, फोकस से आती हुई प्रतीत होती। तो कैसे लिखेंगे? तो आप लिखेंगे कि पहले नियम में कि मुख्य अक्ष के समांतर, मुख अक्ष के समांतर प्रकाश किरण, मुख अक्ष के समांतर प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु क्वेश्चन में लिख लेना F, कैपिटल F, फोकस बिंदु से होकर जाती है, फोकस बिंदु से होकर जाती है या आती हुई, ये है ना, इसको डैश दिखाएं क्योंकि यहाँ से प्रकाश के अंदर तो जा नहीं सकती। या आती हुई प्रतीत होती है, या आती हुई प्रतीत होती है, या आती हुई प्रतीत होती है। ये चीज़ें होंगी, या आती हुई क्या होती है? प्रतीत होती। लिख लिए, बहुत बढ़िया। तो ये पहला नियम हुआ कि मुख अक्ष के समांतर चली, फोकस से गुजर गई, मुख अक्ष के समांतर चली, फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है, ठीक। अब दूसरा नियम को ध्यान से देखना। दूसरा नियम क्या होता है? यही सेम है, देखो यही क्या है? सेम। कैसे होता है सेम? ये देखो, अब इसमें ये है कि फोकस से होकर जाएगी, फिर परिवर्तन के पश्चात मुख अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये फोकस से जाएगी, फिर परिवर्तन के पश्चात मुख अक्ष के समांतर हो जाएगी। फिर क्या होगी? फोकस की ओर आएगी। ये क्या ऐसा लगेगा? फोकस की ओर आएगी, फिर मुख अक्ष के समांतर हो जाएगी। फोकस की ओर आएगी, फिर दर्पण से परिवर्तन के पश्चात मुख अक्ष के क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। तो लिखेंगे हम लोग क्या कि फोकस से होकर जाने वाली या फोकस की ओर आने वाली, ये लिखोगे ना, फोकस से होकर जाने वाली
आप लिखोगे कि कोई प्रकाश किरण, या डायरेक्ट लिखो, क्या दिक्कत है, फोकस से होकर जाने वाली, फोकस से होकर जाने वाली, फोकस से होकर जाए, फोकस बिंदु से, ठीक है, लिख लेना फोकस बिंदु से, फोकस बिंदु कैपिटल एफ, फोकस बिंदु कैपिटल एफ से होकर जाने वाली या फोकस बिंदु की ओर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। पहला नियम ये था मुख्य अक्ष के समांतर है, फोकस से चली गई। दूसरा नियम ये है कि फोकस से आएगी मुख्य अक्ष के समांतर। ये अवतल दर्पण के लिए है और ये उत्तल दर्पण के नाम में नीचे लिख देना, ये अवतल दर्पण और ये उत्तल दर्पण, ठीक। अब तीसरा नियम देखते हैं हम लोग, क्या है तीसरा नियम। अगर प्रतिबिंब बनने के नियम आपको आ गए तो तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सर एक मुख्य अक्ष के समांतर आती है, फोकस से गुजरती है, और सर एक फोकस से होकर जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तीसरा नियम देखिए आप ध्यान से, तीसरा नियम में क्या है कि आपने कहा सर जी ये क्या है, आपने बोला सर जी ये उत्तल दर्पण है, और ये क्या है सर जी, ये अवतल दर्पण है, और ये क्या हो गया, उत्तल दर्पण है। अच्छा मैंने ये चीज़ें नहीं पढ़ाई तो देख लेना ध्यान से, क्या कि अगर ये समतल दर्पण है, ये क्या है, समतल दर्पण है, अगर प्रकाश कैसे सीधे में आएगी, कैसे आएगी, ऐसे सीधे में आएगी, तो जहाँ आती है वहाँ पर अभिलंब होता है, तो अभिलंब भी इसी दिशा में है, और परिवर्तन के पश्चात भी इसी दिशा में वापस चली जाएगी। यानी अभिलंब भी इसी दिशा में थी, आपतित किरण भी इसी दिशा में है, और परावर्तित किरण भी इसी दिशा में है। तब इस कंडीशन में आई का मान 0 हो गया था, आर का मान भी 0 हो गया था, और डेल्टा का मान कितना हो गया था, 180 डिग्री। याद है? अगर नहीं याद हो तो ये कर लेना, ठीक है। तो यानी अभिलंब की दिशा से अगर कोई प्रकाश किरण आएगी तो टक्कर के बाद उसी दिशा में वापस लौट जाएगी। तो अब ध्यान से देखना, आपने कहा पॉइंट P है, ये पॉइंट F है, ये पॉइंट C है, हमने कहा चलो ठीक है। आपने कहा सर जी ये पॉइंट P है, ये पॉइंट F है, और ये पॉइंट क्या है, C है। मैंने कहा चलो ठीक है। अब ये तीसरा नियम कहता है कि कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर आती है। तो आपने कहा सर जी अभी आपने इससे पहले पढ़ाया था कि वक्रता केंद्र से अगर दर्पण पर कोई रेखा खींचते तो ये क्या कहलाती है, नॉर्मल अभिलंब कहलाती है। तो अभिलंब भी इसी लाइन में है और आपतित किरण भी इसी लाइन में है, तो परिवर्तन के पश्चात कहाँ लौट जाएगी, वापस। अथवा वक्रता केंद्र की ओर आने वाले प्रकाश के दर्पण से परिवर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस लौट जाती। इसमें भी कि वक्रता केंद्र की ओर अब ये है ऐसे, ठीक। और आपको पता है कि सर जी ये आपने कल ही किया, तो ये यहाँ पर प्रकाश के रियल में तो आएंगे नहीं, इसलिए हम लोग क्या दिखाएंगे, डैश डैश। तो इसमें भी क्या है, अभिलंब किस दिशा में है, अभिलंब, और अभिलंब की जो दिशा है, ये जो अभिलंब की दिशा है वही आपतित किरण की दिशा है, वही परावर्तित किरण की दिशा है। तो इसको कैसे लिखोगे, इसमें लिखोगे कि वक्रता केंद्र C से होकर जाने वाली या वक्रता केंद्र की ओर आने वाली प्रकाश किरण, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली या वक्रता केंद्र की ओर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परिवर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात
उसी मार्ग में वापस लौट जाती है, उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। अब इसको जल्दी से बना लो, तब तक मैं इंक डाल लेता हूँ। ठीक, हो गया। देखिए एक और नियम ऐसे ही समझ लो, ठीक, वो हो या ना हो। देखो वो क्या नियम है, यहाँ देखना। देखो इसमें कि जैसे मान लो ये हो गया आपका अवतल दर्पण, ठीक, ये पॉइंट ध्रुवीय हो गया, ये पॉइंट F हो गया, ये पॉइंट C हो गया। अगर कोई प्रकाश की किरण ऐसे आए, कैसे आए, ऐसे आए, तो ये अब मुख अक्ष अभिलंब का काम करती है और प्रकाश की ऐसे वापस चली जाती है। तो जितने कोण से आएगी उतने कोण से ये वापस चली जाएगी। आप इसे कह सकते हो चौथा नियम, या इसको से देख लो, जान लो, आगे इसका यूज होगा। ठीक है, अब तो प्रतिबिंब बनने का नियम आप लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे कि अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो हेडिंग लगाइए, अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इमेज फॉर्मेशन बाई कॉनकेव मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाई कॉनकेव मिरर। ठीक, तो अब हम लोग कंडीशन पहला क्या, कि जब वस्तु अनंत पर हो, तो जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पर हो, जब वस्तु कहाँ पर हो, अनंत पर हो। तो देखो हमने कहा ये पॉइंट P, ये फोकस पॉइंट F, ये C। तो देखो जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है तो वहाँ से जो प्रकाश किरणें चलती है एक दूसरे के समांतर आती है। जैसे सूर्य कहाँ पर है, बहुत दूर है, यानी अनंत पर है, तो जो वहाँ प्रकाश किरणें वहाँ से चलती है हमारे पास आती हैं, वो हम ऐसा मानते हैं कि वो एक दूसरे के समांतर आ रही है। जैसे हमने कहा ये सूर्य है और ये क्या है, पृथ्वी है, तो जो यहाँ पर प्रकाश किरणें आती हैं हम लोग क्या मानते हैं, एक दूसरे की ये समांतर आती हैं। तो अनंत से अगर कोई प्रकाश किरण आ रही है तो इसका यही मतलब हुआ ना कि वो वस्तु बहुत बड़ी है। अगर सूर्य से प्रकाश की किरण पृथ्वी पर आ रही है तो इसका ये मतलब हुआ कि सूर्य बहुत बड़ा है। आपके घर में टार्च छोटा है, अब इसका ये तो मतलब हुआ नहीं कि सारी दुनिया को आप रोशनी दोगे। ठीक, तो जो जितना बड़ी वस्तु होगी तो वही तो प्रकाश किरण चलकर वापस आएगी। तो देखो, तो जब अनंत पर वस्तु स्थित होती है तो वहाँ प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर आती हैं। तो देखो अब हम मानते हैं कि ये पोजीशन कौन सा है, अनंत वाला। ये पोजीशन कौन सा है, अनंत वाला है। तो आपको याद होगा पहला नियम कि जब प्रकाश का मुख अक्ष के समांतर आए ये और एक आया दो, सर जी दो किरणें क्यों ले रहे हैं, क्योंकि प्रतिबिंब बनने के लिए कम से कम दो किरणें ही चाहिए। तो जब अनंत पर वस्तु स्थित होती है तो वहाँ से प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर आती हैं। और आपने ये भी देखा था जब कोई प्रकाश का मुख अक्ष के समांतर आए, प्रतिबिंब बनने का पहला नियम, कोई प्रकाश का मुख अक्ष के समांतर आए तो कहाँ से गुजरती है, आपने कहा सर जी फोकस से गुजरती है। हमने कहा चलो ठीक है, ठीक, तो ये भी परिवर्तन के पश्चात कहाँ से गुजरती है, फोकस से गुजरती है। तो प्रतिबिंब कहाँ बना, फोकस पर। तो परिवर्तित प्रकाश किरणें जहाँ कट करती हैं वहाँ पर क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है, वहाँ पर प्रतिबिंब बनता है। तो ऐसे आई, प्रतिबिंब बनने के पहले नियम से फोकस से गुजरी, ये ऐसे आई, प्रतिबिंब बनने के पहले नियम से फोकस से गुजरी, तो दोनों कहाँ कट की, फोकस बिंदु पे। अर्थात अब हम लिखेंगे प्रतिबिंब के बारे में, पहला क्या लिखेंगे, पहला हम लोग ये लिखेंगे कि प्रतिबिंब कहाँ बना, तो आप लिखोगे प्रतिबिंब F पर बनता है, F पर बनता है, पहला पॉइंट, यानी फोकस बिंदु पर बनता है। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे आप, दूसरा पॉइंट ये लिखेंगे कि बहुत छोटा, क्या, बहुत छोटा, बहुत छोटा है, और क्या है,
उल्टा है व वास्तविक, बहुत छोटा उल्टा व वास्तविक। तीसरा कंडीशन और कुछ है, एफ पर बंदा बहुत छोटा है, या यहाँ इसको लिख दो, ठीक है, बहुत छोटा है, ठीक है, गलत नहीं लिखा था, यहीं लिख दो, उल्टा व वास्तविक है, उल्टा व वास्तविक है। तो 1 मिनट अगर हम नहीं पढ़ा तो ध्यान देना, m बराबर होता है I/O, इसे बोलते हैं रेखीय आवर्धन। इसको हम लोग और डीपली आगे पढ़ेंगे, भी पढ़ना भी सीख लो थोड़ा सा। I का मतलब होता है प्रतिबिंब की लंबाई, I का मतलब क्या हो गया, प्रतिबिंब की लंबाई, O यानी क्या हो गया, वस्तु की लंबाई। अब ध्यान से समझो कि प्रतिबिंब बहुत छोटा बना है और वस्तु प्रकाश किरण कहाँ से आ रही थी, अनंत से, तो अनंत पर वस्तु कितनी थी, बहुत बड़ी थी, तो प्रतिबिंब बहुत छोटा बना है। हम मान लें कि अगर प्रतिबिंब की लंबाई 2 मीटर है, इस प्रतिबिंब की लंबाई 2 मीटर, तो वस्तु तो बहुत बड़ी थी ना, बहुत बड़ी का अगर हम तीनों ही मान लो, अगर तीन ही मान लें, क्या दिक्कत है, तीन ही मान लो, लेकिन उससे तो बहुत बड़ी थी। तब इसको भाग दोगे तो हमेशा इसका m का मान क्या आएगा, 1 से, m का मान क्या आएगा, हमेशा ही 1 से कम आएगा। तो इसे हम लोग बोलते हैं रेखीय आवर्धन। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे मॉड ऑफ m ना, तो यहाँ लिखेंगे 1 से कम। सर जैसा क्यों लिख रहे हैं, इसका ये मतलब हुआ कि m बराबर होता है प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। सर जी प्रतिबिंब बहुत छोटा बना है, मान ले 2 है, वस्तु बहुत बड़ी थी, मान लो 1000 थी, जब इसको भाग दोगे तो इसका मान हमेशा 1 से कम आएगा। मान लेते हैं 0.00 कुछ आएगा, लेकिन 1 से मान हमेशा इसका कम आएगा। तो 1 से कम आने का मतलब क्या हुआ कि m का मान 1 से कम है, m का मान 1 से कम है, तो m कम है किससे, 1 से। अब हमको प्लस माइनस नहीं लेना है, हमको भी प्लस माइनस इससे मतलब नहीं है। अगर हमको प्लस माइनस, जब भी उल्टा बनता है तो i क्या होता है, माइनस होता है, जब भी उल्टा बनता है i क्या होगा, माइनस, तो ये ऐसे होगा। लेकिन हमको यहाँ प्लस माइनस मतलब नहीं है, हमको ये देखना है कि 1 से कम है कि 1 से ज़्यादा, तो इसीलिए हमने यहाँ पर क्या लगाया है, मॉड लगाया। तो मॉड ऑफ m इज लेस देन 1, यानी 1 से कम। और इसका एक चित्र आप और बना सकते हो, कैसे, ये देखो, आपने कहा सर जी ये अवतल दर्पण, ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण, ये पॉइंट P हो गया, ये पॉइंट F हो गया, ये पॉइंट C हो गया। तो जब प्रकाश की किरणें अनंत से आती हैं तो एक दूसरे के क्या आती हैं, समांतर आती हैं। तो देखो एक दूसरे क्या आती हैं, समांतर आती हैं। तो एक प्रकाश की किरण सपोज करो ये ऐसे चली वक्रता केंद्र से, तो वक्रता केंद्र की दिशा में वापस लौट जाती है। और एक प्रकाश किरण कहाँ चली, फोकस पे चली, तो अब ये क्या होता है, मुकक्ष के समांतर चली जाती हैं, ये क्या होता है, मुकक्ष के समांतर चली जाती हैं। थोड़ा सा इस डायग्राम को अच्छे से बनाना है, ऐसे बनाना है कि फोकस पे कट करें, फोकस बिंदु पे कट करें, ऐसे, ठीक, फोकस बिंदु पर ये क्या करें, एक दूसरे को कट करें। अब ध्यान से अगर देखोगे तो आपको दिखाई देगा इसका ये यहाँ है, ठीक है, ये कौन सा पॉइंट है, फोकस बिंदु पर है। तो मुख अक्ष के समान, तो अनंत पर जब वस्तु स्थित होती है तो वो क्या होती है, एक दूसरे से समांतर चलती हैं। और आपने दूसरा नियम पढ़ा था कि कोई प्रकाश की प्रतिबिंब बनने के नियम में कोई प्रकाश की किरण जब फोकस से होकर आती है तो मुख अक्ष के समांतर हो जाती है। आपने कहा ठीक है सर जी। और जब वक्रता केंद्र की दिशा से होकर आती है तो वक्रता केंद्र की दिशा में वापस लौट जाती है। तो ये दोनों परिवर्तित किरणें कहाँ कट की, यहाँ कट की ना, तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ बना, यहाँ। अगर वस्तु बहुत बड़ी थी हम उस वस्तु का नाम रख दें A और B, तो प्रतिबिंब उल्टा बनता है A', B'। तो चाहे ये चित्र बनाओ या ये चित्र बनाओ, दोनों ही सही है, ठीक। ये पहला हो गया, आप इसको नोट कर लो। अब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, तो जब वस्तु, मान लें वस्तु AB है, ठीक है, वस्तु AB अनंत और वक्रता केंद्र C के बीच स्थित हो तो देखो क्या होगा। और आप कहोगे सर जी अवतल दर्पण है, क्योंकि अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना हम लोग सीख रहे हैं कि अवतल दर्पण किस टाइप के कितने प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है, ठीक। देखो इसकी दूरी बराबर इसकी दूरी रखना है, ठीक है। अब देखो हमने कहा ये पोजीशन कौन से हो गई, अनंत वाली, इधर अनंत है ये वक्रता केंद्र, तो वस्तु इसको बीचों बीच यहाँ रख दिए, कहीं यहाँ रख दिए। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच चाहे यहाँ रखें, यहाँ कहीं भी रख लो, ठीक। तो हमने कहा ये वस्तु हो गई और ये वस्तु का नाम है AB, इतनी लंबाई की वस्तु है।
और यहाँ से एक प्रकाश किरण चाहिए मुखज के समांतर, आपको भी पता है। तो जब कोई प्रकाश किरण मुखज के समांतर चलती है तो कहाँ से गुजरती है, फोकस से गुजरती है, प्रतिबिंब बनने का पहला नियम है। दूसरा, ऐसे भी हो सकता है कि सर जी कोई प्रकाश किरण मुख अक्ष के समांतर है तो फोकस से गुजरती है, या फोकस से आती है तो मुख अक्ष के समांतर हो जाती है। देखो कहाँ कटेगी, आपको दिखाई देगा कि सर जी ये ऐसे आए तो परावर्तित प्रकाश किरण ये और इसका परावर्तित प्रकाश किरण ये यहाँ पे कट गई, अर्थात सी और एफ के बीच में। तो जब आप लोग देखोगे अच्छे से बनाओगे तो ये छोटा चित्र बनेगा। तो मैं फिर से बना दे रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है। इसको करवने से ज़्यादा मत करना, ठीक है, इसको ऐसे बनाना, ठीक। चित्र जब तक क्लियर ना बने फिर वो कैसे समझ में आएगा। हमने कहा ये अनंत है, ये वक्रता केंद्र के बीच यहाँ रखी है कोई वस्तु है, ठीक। आपने कहा हाँ सर जी कोई वस्तु है, एक प्रकाश के मुख अक्ष के समांतर आई और ये फोकस से गुजर गई, और एक प्रकाश के फोकस से आई और मुख अक्ष के समांतर चली गई। तो देखो प्रतिबिंब कहाँ बना है, यहाँ तो ये वस्तु ए और बी, देखो वस्तु बड़ी है और प्रतिबिंब क्या है इससे छोटा बनेगा। जब आप बनाओगे ठीक से ना तो इससे छोटा बनेगा। तो ये ए डैश और ये बी डैश। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, अब हम लोग लिखेंगे प्रतिबिंब के बारे में। किसके बारे में लिखोगे, प्रतिबिंब के बारे में। पहला पॉइंट कि प्रतिबिंब कहाँ बना, आप बोलोगे प्रतिबिंब में सी और एफ के बीच, अर्थात वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच बनता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, आप बोलोगे सर जी वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा है, वस्तु से छोटा है और कैसा है सर जी, नीचे बना है तो उल्टा है, क्या है, उल्टा। और जो चीज़ उल्टा होता है वो चीज़ क्या होता है, वास्तविक होता है। वो चीज़ क्या होता है, वास्तविक। कंडीशन दूसरा है, ठीक, क्या होता है, वास्तविक होता है। और इसमें देखिए वर्धन का मान देखिए, फिर m = I/O, और आपको पता है कि I का मान क्या होगा, कम होगा, किससे, वस्तु से, क्योंकि वस्तु बड़ी है। तो मान लें 4 मान, तो फिर हल करने पर m का मान क्या आएगा, 1 से कम आएगा। तो यहाँ m का मान 1 से क्या आएगा, कम आएगा। यहाँ मार लगाने का मतलब ये हुआ कि 1 प्लस माइनस हम लोग नहीं लेंगे, ठीक है। ये हो गया। इसका एक और डायग्राम बना सकते हैं, कैसे, ये देखो, क्योंकि आपने प्रतिबिंब बनने के नियम में सीखा है प्रकाश किरण कहाँ से गुजारते हैं। हमने कि पॉइंट P है, ये पॉइंट F है, ये पॉइंट C है, और यहाँ पर अनंत का पोजीशन है, ठीक। ये किसका पोजीशन है, अनंत का। अब यहाँ पर ये वस्तु स्थित है, आपने कहा हाँ सर जी, और ये प्रकाश का मुख अक्ष के समांतर गई, कहाँ से चली गई, फोकस से। और एक और प्रकाश की किरण कहाँ से चली गई, वक्रता केंद्र की दिशा से आई तो वक्रता केंद्र की दिशा में वापस लौट गई। क्यों, क्योंकि इसमें ही आपतित किरण की दिशा, परावर्तित किरण की दिशा, अभिलंब तीनों एक ही रेखा पर हैं। और अब कहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा, डैश डैश यहाँ पर बनेगा, ये ऐसे बन गया। यानी ये ए बी वस्तु थी तो इसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बना। ये भी चित्र बना लेना और ये भी चित्र बना, पेपर में कोई एक सा बना देना। यहाँ भी प्रतिबिंब बना है सी और एफ के बीच में, और यहाँ भी प्रतिबिंब सी और एफ के बीच में बना है, ठीक। नेक्स्ट, अब वस्तु अनंत वक्रता केंद्र का वस्तु वक्रता केंद्र पर ही हो तब क्या होगा, ठीक। तो वस्तु, जब वस्तु ए बी वक्रता केंद्र सी पर स्थित हो तो, ठीक है, तीसरी कंडीशन। तो चलो देखते हैं। चलो ठीक है, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट F है, ये पॉइंट C। अब वस्तु कहाँ स्थित है, यहाँ स्थित है। तो एक ऐसे प्रकाश के मुख अक्ष के समांतर गई, फोकस से गुजर गई। आपने कहा हाँ सर जी। अब एक और प्रकाश किरण ले जाओ, कहाँ से ले गए, फोकस से ले गए। अब ये कैसे निकल जाएगी, मुख अक्ष के समांतर निकल जाएगी। ये कैसे निकल जाएगी, मुख अक्ष के समांतर निकल जाएगी, ठीक। थोड़ा सा ये है ऐसे, तो इसको इसके सामने कट करना है, यानी यहाँ पर कट करना है, ठीक, ऐसे, ठीक। ये तो एक मुख अक्ष के समांतर आई, फोकस से गुजर गई, और एक सजी फोकस से आए मुख अक्ष के समांतर चली गई। तो ये हमने कहा ये वस्तु ए और बी था, और ये कहाँ स्थित था, वक्रता केंद्र सी पर। तो इसका प्रतिबिंब जस्ट इसी के बराबर, इसी के नीचे ए डैश बी डैश बना।
जितनी बड़ी वस्तु उतना बड़ा प्रतिबिंब, जितनी बड़ी वस्तु उतना बड़ा प्रतिबिंब। कहाँ बना? जहाँ पर वस्तु थी, वस्तु सी पर थी, प्रतिबिंब कहाँ बना है? सी पर ही बना है। अब हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे? प्रतिबिंब के बारे में लिखेंगे। किसके बारे में लिखोगे भाई? प्रतिबिंब के बारे में। पहला क्या लिखोगे कि प्रतिबिंब कहाँ बना है भाई? सी पर बनता है, यानी लिख दो ऐसे कि प्रतिबिंब में ए डैश बी डैश, प्रतिबिंब ए डैश बी डैश है, वक्रता केंद्र कहाँ बना है भाई? वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र सी पर ही बनता है, ठीक। और दूसरा इसमें क्या लिखोगे कि कैसा है? आप लिखोगे वस्तु के बराबर है, वस्तु के बराबर है, वस्तु के बराबर है। और कैसा है? नीचे बना है ना, जो चीज़ मुख अक्ष के नीचे बनती है तो वो उल्टा होता है, तो उल्टा व वास्तविक। आपने पढ़ा होगा ना प्रतिबिंब क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, मैंने पढ़ाया है, ठीक। जाकर देख लेना पीछे वीडियो में। और यहाँ m = I/O। सर जी I का मतलब ये होता है प्रतिबिंब की लंबाई मान लेते हैं 2 और वस्तु की लंबाई को O से दिखाते हैं। अब जितना बड़ा प्रतिबिंब है उतना ही बड़ा क्या है? वस्तु है। तो 2 से कैंसिल क्या आया? आंसर आया 1। तो यहाँ पर m का मान क्या आएगा? 1 आएगा। क्या आएगा? 1। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? चौथी कंडीशन, जल्दी से बना लो इसको, ठीक। चौथी में क्या है? जब वस्तु वक्रता केंद्र C और F के बीच स्थित हो तो, F के बीच स्थित हो तो देखो भाई, इधर देखो, यह अवतल दर्पण हो गया। आपने कहा ये पॉइंट P हुआ, ये पॉइंट F हुआ, ये पॉइंट C हुआ। अब वस्तु कहाँ है? वक्रता केंद्र C, इसके बीच यहाँ कहीं भी हो सकती है, ठीक। हम मान लेते हैं यहाँ पर क्या है? हमारी वस्तु A और क्या है? B है। तो मुख अक्ष के साथ एक प्रकाश की किरण गई और कहाँ से चली गई? फोकस से चली गई। प्रतिबिंब बनने का पहला नियम। अच्छा है सर जी, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, अति उत्तम। और एक प्रकाश की किरण कहाँ से जाएगी? आपने कहा सर फोकस से जाएगी, फिर ये मुख अक्ष के समांतर निकल जाएगी। कहाँ से जाएगी? फोकस से जाएगी और ये क्या हो जाएगी? मुख अक्ष के समांतर निकल जाएगी। तो देखो कहाँ क्रॉस किया है? ये इसने यहाँ चित्र बनाया, यानी अनंत। कहाँ पर बनाया है? अनंत। तो परावर्तित प्रकाश की किरणें कहाँ मिली हैं? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, यानी यहाँ पर प्रतिबिंब बना है। तो ये A डैश और ये B डैश। तो देखो वस्तु इतना बड़ा, प्रतिबिंब इतना बड़ा बन गया, यानी प्रतिबिंब बहुत बड़ा बना, वस्तु छोटी थी, ठीक। तो अब आप लिखोगे फिर से प्रतिबिंब के बारे में। क्या लिखेंगे? पहला पॉइंट, प्रतिबिंब बना कहाँ? तो आप लिखोगे अनंत और वक्रता केंद्र C के बीच बनता है। तो याद करो अपना दूसरा कंडीशन, जब क्या कहते हैं कि वस्तु रखे थे अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, तो प्रतिबिंब C और F के बीच में बना था। तो अब वस्तु को C और F के बीच में रखोगे तो प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बने। दूसरे कंडीशन के साथ चौथा कंडीशन फ्री है, इसी के जस्ट उल्टा है, ठीक। अब इसमें क्या लिखोगे सर जी? कि वस्तु से बड़ा और कैसा है सर जी? नीचे बना तो उल्टा व वास्तविक है। क्या है? उल्टा व वास्तविक है, ठीक है। और इसमें m का मान देख लो, m = I/O। अच्छा ये बताओ, अब I का मान क्या है? वस्तु से बड़ा है। ये देखो इतनी बड़ी प्रतिबिंब है, कितना है? इतना बड़ा प्रतिबिंब है, और वस्तु कितना है? इतना बड़ा है। तो यानी मान लेते हैं कि 4 होगा और मान लेते हैं ये 2 होगा, तो इसको हल करने पर हमेशा m का मान क्या आएगा? 1 से बड़ा। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि रेखीय वर्धन m का मान 1 से बड़ा। इसको नोट कर लो। अब 5वीं कंडीशन देख लो भाई इसकी। क्या देखोगे? 5वीं कंडीशन, जब वस्तु AB फोकस बिंदु पर लिख लेना, ठीक है। फोकस बिंदु पर F पर स्थित हो, फोकस बिंदु पर स्थित हो। फोकस बिंदु किसे डिनोट करते हो? F से, तो हमने शॉर्टकट में लिख दिया F। जब वस्तु F पर स्थित हो तो इतने समझदार हो, ठीक है आप लोग।
ऐसा नहीं है कि अब सब कुछ लिखे ही हम, ठीक। यह पॉइंट P हो गया, ये पॉइंट F हो गया, ये पॉइंट C हो गया। अब वस्तु कहाँ है? फोकस बिंदु पर स्थित है। तो एक प्रकाश के मुखज के समांतर गई, फोकस से चली गई, बोलो हाँ। अब एक प्रकाश किरण ऐसे गई, कहाँ पर गई? यहाँ पर गई। अब आप कहते हो सही, जहाँ पर वाती है वहाँ पर क्या खींचते हैं? आपतित किरण अभिलंब। तो अभिलंब में जब खींचोगे तो इसी की दिशा से भी अभिलंब गई, तो अर्थात आपतित किरण और अभिलंब की दिशा एक ही हो गई। तो परिवर्तित किरण फिर पूरी वापस ऐसे ये लौट जाएगी, ऐसे वापस है लौट जाएगी। जब ये ऐसे वापस है लौट जाएगी तो ये कहाँ मिलेगी? अब आप बोलोगे कि सर जी ये कहाँ मिलेंगी? ये आपको कहाँ मिलेगी? ये अनंत पर आपको मिलेगी। ये कहाँ मिलेंगी? आपको अनंत पर मिलेगी। तो अब हम लोग लिखेंगे प्रतिबिंब के बारे में। क्या लिखेंगे प्रतिबिंब के बारे में? कि सर जी प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? अनंत पर बनता है। तो जब वस्तु अनंत पर थी तो प्रतिबिंब कहाँ बना था? फोकस पर। कहाँ बना था? फोकस पर। अब वस्तु फोकस पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत में। पांचवा कंडीशन के साथ पहला कंडीशन फ्री, इसी का जस्ट उल्टा है, तो अनंत पर बनता है। अच्छा, तो अब प्रतिबिंब जब अनंत पर बनेगा तो क्या होगा? बहुत बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा? बहुत बड़ा बनेगा। और क्या होगा? उल्टा होगा। वह कैसा होगा? वास्तविक होगा। उल्टा होगा, वह कैसा होगा? वास्तविक। अब देखो ध्यान से कि प्रतिबिंब बहुत बड़ा होगा। प्रतिबिंब क्या होगा? बहुत बड़ा। तो आई का मान बहुत बड़ा मान लेते हैं, ऐसे 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 इतना होगा, और वस्तु इससे छोटा। तो इसको भाग देने पर हमेशा m का मान 1 से ज़्यादा आएगा ना। आप बोलोगे हाँ सर जी, तो m इज़ ग्रेटर देन 1। हमको यहाँ इससे नहीं मतलब कि 1 है प्लस में आएगा कि माइनस, हमको ये देखना है 1 से ज़्यादा आएगा कि 1 से कम। तो ये कौन सी कंडीशन हो गई? पांचवी कंडीशन। हालांकि आप इसका चित्र ऐसे भी बना सकते हो। देखो कैसे, आपने अभी सीखा है। जैसे अगर इसको बना लिए होगे, ठीक है, तो देखो मैं इस लाइन को मिटा रहा हूँ, ठीक। आपने कहा हाँ सर जी, तो एक लाइन P से गई, आप बोलोगे हाँ। अब ये ऐसे चली जाएगी। कैसे चली जाएगी? सीधा ऐसे चली जाएगी। तो ये कहाँ मिलेंगी लाइन? आप बोलोगे सर जी वक्रता केंद्र पर तो नहीं मिल रही है, अब ये अनंत पर मिलेगी। तो चाहे ऐसे भी चित्र बना सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं है। अब हम लोग आते हैं छठवीं कंडीशन, जो ये लास्ट कंडीशन है अवतल दर्पण के द्वारा। फिर उत्तल दर्पण के द्वारा पढ़ेंगे, फिर चिन्ह परिपाटी, फिर सूत्र फॉर्मूले, फिर ये चैप्टर क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। और रेखीय वर्धन पढ़ करके, ठीक है। अब सबसे लास्ट कंडीशन छठवीं है, क्या? कि जब वस्तु F और फोकस बिंदु F और ध्रुव P के बीच स्थित हो तो देखो इधर ये हो गया, आपने कहा हाँ। हमने कहा पॉइंट P हो गया, आपने कहा हाँ। और ये पॉइंट क्या हो गया? F हो गया, हमने कहा। ये पॉइंट क्या हो गया? C हो गया। तो देखो अब वस्तु कहाँ स्थित है? यहाँ स्थित है। तो अब प्रकाश के मुखज के समांतर चलिए, आपने कहा। और ये कहाँ से गुजर गई? फोकस से गुजर गई। और फिर एक प्रकाश किरण कहाँ चलेगी? मुखज यहाँ पर आई। और जब एक प्रकाश किरण कहाँ से पर आई? ये यहाँ पर आई, ठीक। तो यहाँ पर और यहाँ से ऐसे रेखा खींचोगे। क्या खींचोगे? रेखा, मतलब अभिलंब खींचोगे। तो तुमको लगेगा कि सर जी ये ऐसी लाइन हो गई। कैसी लाइन हो गई? ये सीधी ऐसी लाइन हो गई, ठीक। ये ऐसी लाइन हो गई। अब अभिलंब, जब अभिलंब से कोई प्रकाश किरण की दिशा जैसे ये था अभिलंब, तो अभिलंब से अगर आपतित किरण आती है तो अभिलंब की दिशा वापस लौट जाती है। तो आपको पता है C से दर्पण पे कहीं भी रेखा होती है, वो क्या होती है? वो अभिलंब ही होती है। तो इसी दिशा से ये आई और इसी दिशा से वापस ये चली गई। तो ये देखो आगे तो ये कहीं मिलेगा नहीं। तो ऐसे लग रहा है कि इसको पीछे अगर बढ़ा दोगे तो ये क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। पीछे बढ़ाने पर क्या हो जाएंगे? ये मिल जाएंगे। तो देखो, तो अब पीछे तो जा सकती नहीं, पीछे तो जा सकती नहीं, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे? डैश डैश करेंगे। तो इसका ये मतलब हुआ कि सर पीछे मिल जाएगी। इसका ये मतलब हुआ कि सर जी अवतल दर्पण का जो छठवीं कंडीशन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जो प्रतिबिंब बना है वो दर्पण के पीछे बना है, दर्पण के पीछे बना है। और सर जी कैसा है? सर जी वस्तु से बड़ा है, वस्तु से बड़ा है। और सर वस्तु से बड़ा है और सीधा बना है। देखो ये A है और ये, तो ये वस्तु था A और ये B, A B वस्तु था। तो ये A डैश और B डैश, तो देखो ऊपर बना है ना, तो सीधा है। और जो चीज़ सीधा होती है उसे क्या बोलते हो?
आभासी, क्या बोलते हो, आभासी। तो वस्तु से बड़ा, सीधा व आभासी। और इसमें m का मान देख लो भाई, m का मान I/O होता है। इसमें फिर प्रतिबिंब क्या हो गया, बड़ा वस्तु छोटा, तो फिर इसमें m का मान क्या होगा, 1 से ग्रेटर देन होगा। अब उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे, ठीक। तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहो, मस्त रहो, अब निकाल।